हाय, आई एम विष्णु सोनी। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। बेटा हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी जो विविधता नाम से आपकी यूनिट थी उसका लेसन फर्स्ट हम लोगों ने सजीव जगत स्टार्ट किया था। लेसन फर्स्ट सजीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सम पार्ट डिस्कस किया था कि व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, उसका आंसर हम लोगों ने देखा था। आगे हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था कि एक जो सजीव है उस सजीव प्राणियों के, सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, टॉपिक आपके रनिंग में चल रहा था, सजीवता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सजीवता के गुणधर्मों के अंदर बेटा हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी प्राणी लिविंग कब होगा, जब वो ये निम्नलिखित 5 विशेषताएं दिखाए। दिखाने को तो हम लोगों ने कहा भी था कि डिफरेंट इनके अदर भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है लिविंग भी, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है वो है आपके केवल ओनली 5 प्रॉपर्टी, 5 गुणधर्म हैं। जिसमें पहली हम लोगों ने बात कही थी कि पहला गुणधर्म कि यदि कोई जीव वृद्धि दर्शाता है इट मीन्स वो सजीव है। यदि कोई जीव के अंदर प्रजनन की क्षमता पाई जाती है इट मीन्स वो है सजीव है। यदि किसी जीव के अंदर उपापचय की क्षमता होगी, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी रेट होगी, तो इट मीन्स वह सजीव है। नेक्स्ट हम लोगों ने यदि उसका कोशिकीय संगठन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स वो लिविंग है। और यदि उसके अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना है, तो वो सजीव है। यदि ये कोई जीव इन विशेषताओं को दिखाता है इट मीन्स वो लिविंग है। इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी बेटा वृद्धि। ग्रोथ क्या होता है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका सम पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके रनिंग में टॉपिक चल रहा था ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि ग्रोथ क्या है, यदि किसी जीव के भार के अंदर, मास के अंदर और उसके नंबर के अंदर कोई वृद्धि, बढ़ोतरी होती है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वृद्धि बोलते हैं। आगे हम लोगों ने कहा था कि वृद्धि जो है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अपारिभाषिक गुणधर्म होता है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, जीव की एक स्पेसिफिक फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसके कुछ अपवाद है। कुछ ऐसे निर्जीव भी हैं जो वृद्धि की क्रिया दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों पे भी वृद्धि होती है। हम लोगों ने रेत के माउंट की बात की, सैंडी माउंट की बात की कि मरुस्थल के अंदर, डेजर्ट के अंदर बेटा हम लोग कई बार देखते हैं कि जब हम लोग मरुस्थल में जाते हैं तो वहाँ पर रेत के टीले बनते हैं। उन रेत के टीलों के हम पर लोग देखते हैं कि आए, अपन लोग कभी देखा तो उसकी हाइट अपन लोगों ने सपोज करो ये हाइट थी, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि उसकी हाइट या तो कम हो गई या उसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है उस सरफेस एरिया पर सैंडी पार्टिकल आके वहाँ से डिपॉजिट हो जाते हैं या वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इस वजह से उसकी जो हाइट है उस हाइट में अप डाउन होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये निर्जीव इस क्रिया को दिखा रहा है। इसलिए या विल्डर्स जो है वो आप लोगों के इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये नॉन लिविंग है, जो भी क्या दिखाते हैं, वृद्धि की क्रिया दिखाते हैं, इसलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे हम लोगों ने बेटा कहा था कि जो वृद्धि है ये एक उपापचय का, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। हम लोगों ने बात की थी कि पॉजिटिव ग्रोथ भी होती है और नेगेटिव ग्रोथ भी होती है। पॉजिटिव ग्रोथ कब होती है वो हम लोगों ने कहा था कि जब एनाबॉलिक एक्टिविटी, संश्लेषणकारी क्रियाएं विघटनकारी क्रियाओं की तुलना में अधिक हों तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और डी ग्रोथ कब होगी, ग्रोथ में कमी कब होगी, या नेगेटिव ग्रोथ कब होगी, जब विघटनकारी क्रियाएं, विनाशकारी क्रियाएं
संश्लेषणकारी या निर्माणकारी क्रियाओं की तुलना में अधिक हो तब डी ग्रोथ होती है। आगे हम लोगों ने बेटा इसके अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सब पॉइंट के फॉर्म में, वो था आपके वृद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट टाइप की हम लोगों ने फर्स्ट वेसेज अपन लोग डिस्कस कर चुके थे, वो था बेटा आप लोगों के कौन सा, उपस्थिति या स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। और इसके आधार पर हम लोगों ने बेटा दो प्रकार की वृद्धि की बात की थी कि एक होती है आप लोगों की आंतरिक वृद्धि और एक होती है बेटा बाह्य वृद्धि। हम लोगों ने कहा था कि आंतरिक वृद्धि जीव शरीर के अंदर होगी और बाहरी वृद्धि जीव शरीर की सतह पर होती है, उसकी काया पर होगी, काय पर होती है। जैसे नॉन लिविंग बीइंग के अंदर जो होती है वो जनरली हम लोग देखते हैं बेटा वो कौन सी होती है, बाह्य वृद्धि होती है। जबकि लिविंग बीइंग के अंदर, सजीवों के अंदर जो वृद्धि होती है वो वृद्धि होती है बेटा आप लोगों के कौन सी होगी, वो है आप लोगों के लिविंग बीइंग के अंदर जो होगी वो आंतरिक होगी, और जो नॉन लिविंग बीइंग के अंदर होती है वो कैसी होती है बेटा, बाह्य वृद्धि होती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। यहाँ तक हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे बेटा हम लोग जो सेकंड टाइप है वह है अवधि के आधार पर, कि उसकी लाइफ के अंदर कब तक ग्रोथ होती है। किसी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कब तक होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समयावधि के आधार पर, समयावधि के आधार पर बेटा इसके बेस पर भी जो ग्रोथ होती है वे टू टाइप की होती है। फर्स्ट जो ग्रोथ होती है वो होती है बेटा अनिर्धारित वृद्धि, अनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है। यहां बेटा हम लोग समझें अनिर्धारित वृद्धि क्या होती है। शब्द आपके पास है अनिर्धारित, इसका मतलब निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये नहीं बताया जा सकता है कि जीवधारी के अंदर जो वृद्धि है ये अब तक होगी, कब तक होगी, उसकी कोई ड्यूरेशन फिक्स टाइम अपन लोग नहीं बता सकते। इसका मतलब हो सकती है उसके अंदर कंप्लीट लाइफ टाइम तक ही हो। तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि अनिर्धारित जो वृद्धि होती है इसके अंदर किसी जीव के अंदर जो वृद्धि होगी, उसके मास के अंदर, उसके नंबर के अंदर जो वृद्धि होगी, वह वृद्धि उसके संपूर्ण जीवन अवधि तक होती है, संपूर्ण जीवन काल तक होती है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक उसके अंदर वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार की वृद्धि को अनिर्धारित वृद्धि या असीमित वृद्धि कहा जाता है। जैसे अपन लोग देखते हैं बेटा मोबाइल के अंदर अपन लोग कई बार सुना है आप लोगों ने कि रिचार्ज कराते हैं तो आता है अनलिमिटेड प्लान और एक आता है लिमिटेड प्लान। लिमिटेड प्लान का मतलब तो क्या हो गया, सपोज करो कि इतना ही अपन लोग कोई डाटा की बात करें कि उसके अंदर नेट डाटा आता है ना, तो नेट डाटा में डाटा की भाई पर डे आपको 1 GB डाटा अवेलेबल होगा, मिलेगा। एक में होता है कि अनलिमिटेड मिलेगा, आप 5 GB यूज करो, 10 GB यूज करो, 50 GB यूज करो, कितना भी करो। एक होता है बेटा केवल ओनली आप लोग यूज कर सकते हो, फाइनली 1 डे के अंदर कितना कर सकते हो, ओनली 1 GB ही यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिक डाटा प्लान क्या हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। सेम लाइक यहाँ पर होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, असीमित काल तक होती है, उसकी अवधि फिक्स नहीं है। और जनरली इस टाइप की जो ग्रोथ होती है वो जनरली प्लांट के अंदर होती है। पादपों के अंदर जनरली इस टाइप की ग्रोथ होती है, क्योंकि पादपों के अंदर बेटा जो होता है वो निश्चित समय तक नहीं होती, जब तक वो पादप अपने आप को सर्वाइव करता रहेगा तब तक उसके पार्टों के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है।
तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, अन्य नाम। तो अन्य नाम में आप लोग नोट कर सकते हो, वो है असीमित वृद्धि, असीमित वृद्धि, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अन्य नाम इसका। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि इसमें जो वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की वृद्धि जीवधारी में उसके जीवन काल संपूर्ण जीवन काल को बेटा कहा जाता है लाइफ स्पान। संपूर्ण जीवन काल तक निरंतर होती है, कंटिन्यूअसली होती है। तो ये मेन याद रखना है, एक जीवन काल वर्ड है, निरंतर कंटिन्यूअसली वर्ड है, वो याद रखना है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो वृद्धि है ये पादपों में पाई जाती है। प्लांट में इस टाइप की ग्रोथ होती है बेटा। यहाँ एक वर्ड आपके पास आया है बेटा, जीवन काल। एक वर्ड कौन सा आया आप लोगों के पास, जीवन काल वर्ड आया है। इस जीवन काल का मीन्स क्या होता है, लाइफ स्पान या जीवन अवधि का मीन्स क्या होता है। तो जब आप लोग 12th के अंदर लेसन फर्स्ट यूनिट के अंदर, यूनिट फर्स्ट में लेसन फर्स्ट जब आप लोग पढ़ोगे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम से चैप्टर है, उसके अंदर जब एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो वहाँ पर जीवन अवधि, जीवन काल के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर ये आपके काम आएगा। और जीवन काल भी इन 5 गुणधर्मों के अलावा सजीवों का एक लक्षण होता है, प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी ने ओनली 5 मेंशन किए, इसलिए हम लोगों को मेजरली 5 डिस्कस करनी है। बाकी अदर करेक्टर भी होता है लाइफ स्पान। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर जीवन काल एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट डाल के नोट कर सकते हो चाहो तो आप लोग। लाइफ स्पान, व्हाट इज लाइफ स्पान। तो देखो वायु के अंदर मोस्टली कोशिश हम लोगों को क्या करनी है कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। इस चीज़ का हमें हमेशा आप लोगों के अपोजिट चलूँगा, क्योंकि बच्चों में आदत बन जाती है बायोलॉजी को रटते चलते, नहीं रटनी बायोलॉजी को। बायोलॉजी के कंसेप्ट को समझना है, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहोगे। नीट में 100% सक्सेस होने की प्रॉमिस करता हूँ। यदि अकॉर्डिंग चलोगे तो नीट के अंदर 100% सक्सेस होंगे, और आप लोग 12th के साथ ही सक्सेस होंगे। लाइफ स्पान समझें इसको बेटा। तो वर्ड नजर आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है जीवन, एक आ रहा है काल। जीवन का मतलब माने किससे, जन्म से। जीवन का मतलब किससे माने, जन्म से। और एक होता है काल। काल का मतलब होता है बेटा समय भी होता है, काल का मतलब मृत्यु भी होता है। कई बार बोलते हैं ना अपन लोग, किसी से बोलते हैं कई बार कि तेरा काल आ रहा है, इट मीन्स उसकी कि भाई तेरे काल आ रहा है, इसका मतलब मृत्यु आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर 2 चीज़ें है, काल का मतलब मृत्यु भी हो सकता है अर्थ, और काल का मतलब अवधि भी हो सकता है, अवधि। तो वास्तव में यही है, जन्म और मृत्यु। इसका मतलब हर जीव का पृथ्वी पर जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है। जिस जीव का पृथ्वी पर उद्भव हुआ है, सत्य है, प्राकृतिक ट्रुथ है, नेचुरल ट्रुथ है कि जो पृथ्वी पर आया है वो जाएगा जरूर, उसकी मृत्यु निश्चित है। वही सजीव है। यदि किसी की मृत्यु नहीं होती तो वो लिविंग कहाँ से होगा। केवल एक जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ही अमरता की क्षमता पाई जाती है, बाकी कोई अमर नहीं होता है। अर्थ पर ऐसा कोई भी मेरे को दिखा दो जो अमर है, केवल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। उनके पीछे रीजन हम लोग 12th के अंदर डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेन्स के अंदर बाइनरी फिजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को प्रजनन करते हैं द्विविभाजन के द्वारा, इसलिए वो अपने आप उनके अंदर इमॉर्टल होने की कैपेबिलिटी होती है, अमरता की क्षमता पाई जाती है। तो किसी जीव के अंदर जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की डेथ भी कौन सी है, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल नहीं कि किसी के एक्सीडेंट से डेथ हो जाए तो वो नहीं होती। ये उसकी क्या माने पर लोग नेचुरल डेथ माने, तो नेचुरल डेथ को इंक्लूड किया गया है। तो नेचुरल डेथ
के बिटवीन जो ड्यूरेशन होगा, जो समयावधि होगी, उस समयावधि को कहा जाता है बेटा जीवन काल। तो जीवन काल क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समयावधि जीवन काल कहलाती है। जीवन काल हर जीवधारी का अलग अलग होता है, लेकिन एक जाति के जीवों का जीवन काल समान होता है। 12th में ये बातें आप लोगों को सारी पढ़नी पड़ेंगी। जीवन काल के ऊपर साइज शेप का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी आकार आकृति जीवन अवधि जीवन काल से अंतर संबंधित नहीं होती है। ऐसा नहीं कि किसी जीव का साइज बड़ी है तो बड़ी साइज के जीव का नहीं उसका जीवन काल भी बड़ा होगा, नहीं उसकी किसी की साइज छोटी है तो उसका जीवन काल शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं होता। इसको विद एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखा रखा है। वहाँ पर तोता और आपके जो पैरट है तोता और एक आपके क्रो कौआ के अंदर जो लाइफ स्पान है उसमें वेरिएशन होता है। दोनों होते लगभग सेम साइज के हैं, लेकिन लाइफ स्पान में वेरिएशन होता है। एक की लाइफ स्पान 15 वर्ष होती है तो लगभग एक की 140 वर्ष तक होती है। तो देखो कहाँ एक 15 वर्ष तक जीवित रहता है और एक कहाँ 140 ईयर तक जीवित रहता है, तो डिफरेंस है ना, लेकिन साइज सेम है। उसको विद एग्जाम्पल आपको वहाँ प्रूफ कर रखा है। वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेन्स की लाइफ स्पान के बारे में भी आप लोग डिस्कस करोगे, तो याद रखना है कि लाइफ स्पान एक वर्ड हमारे पास यूज हुआ था वो। तो ये फर्स्ट टाइप आप लोगों के समयावधि के आधार पर जीवन अवधि हम लोगों ने डिस्कस की है। सेकंड टाइप हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा वो है आप लोगों के निर्धारित वृद्धि। डिटरमिनेट ग्रोथ। निर्धारित वृद्धि क्या होती है, व्हाट इज डिटरमिनेट ग्रोथ? तो डिटरमिनेट ग्रोथ क्या होगी बेटा, आप लोगों के पास टर्म से ही पता चल चुका है, टर्म से ही मालूम चल चुका है आप लोगों को कि निर्धारित यानी फिक्स है, पहले से डिटरमाइंड है कि ये इतने टाइम तक ही अपने अंदर ग्रोथ करेगा या इतनी इसके अंदर ग्रोथ होगी, वो पहले से निर्धारित होती है। इसका मतलब सीमित अवधि तक, यदि किसी जीवधारी के अंदर एक फिक्स ड्यूरेशन तक एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है निर्धारित वृद्धि। और सामान्यतः इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो होती है बेटा एनिमल बीइंग के अंदर। जैसे हम लोग मानव माने तो मानव में अपनी माने हाइट, देखो आप लोग हाइट से समझो कि अपन लोग शिशु अवस्था में बात करें तो बच्चे की हाइट कम होती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हाइट बढ़ती जाती है। सपोज करो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी हाइट इस एज में जाकर या आपकी हाइट इस एज में जाकर सपोज करो 5 फीट है, और 5 साल बाद आप लोग बात करोगे कि अपने पेरेंट्स की हाइट की आप लोग बात कर लो, ऐसा तो नहीं। आप लोग अपने पेरेंट्स को देखो और उनके पेरेंट्स को देखो, अब आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स उनकी एज में डिफरेंस है, एज में डिफरेंस है या नहीं? एज में डिफरेंस है तो उनकी लेंथ भी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यदि ऐसा होता तो फिर तो मकानों के ऊपर छतें नहीं बनवानी पड़ती, क्योंकि फिर तो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते तो वो दीवार टकराती है नहीं टकराती। तो यही होता है। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, जो एनिमल बीइंग होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर एक सर्टेन एज तक एक फिक्स अवधि तक ही क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन बॉडी के आगे देखो बेटा बात क्या कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज की जो बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर सर्टेन टिश्यू या सर्टेन ऐसे रीजन होते हैं जहां पर उन सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर लॉस्ट जो पार्ट होता है, लॉस्ट जो सेल हो जाती है, उनको रिप्लेस करने के लिए वाई सेल डिवीजन वो ग्रोथ करते रहते हैं। इट मीन्स कई बार अपन लोग देखते हैं कि चोट लग गई, चोट लग जाने के बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पर घाव बना, बाउंड बना। घाव बढ़ने के बाद अपन देखते हैं कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस घाव बाउंड बढ़ जाता है, वापस से उस जगह स्किन आ जाती है, रिपेयर हो जाता है। तो ये क्या है, निर्धारित वृद्धि ही है। तो बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट करोगे, अनिनाम तो ये सीमित वृद्धि होती है बेटा, इसको सीमित वृद्धि भी कहा जाता है, लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। उसको अनलिमिटेड ग्रोथ बोला था, इसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं।
अगला पॉइंट, इस प्रकार की वृद्धि एक निश्चित समयावधि तक सर्टेन एज तक होती है, सर्टेन एज तक होगी। और इस प्रकार की जो वृद्धि है ये किस में पाई जाती है बेटा? जंतुओं में, एनिमल्स में इस प्रकार की ग्रोथ प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे बेटा, अभी जस्ट इसमें अपन लोग यही बोला था कि लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक टिश्यू पार्ट है जिनमें लॉस्ट सेल में रिपेयर होने की क्षमता पाई जाती है, तो वो पॉइंट अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आगे क्या लिखेंगे? लेकिन फिर भी कुछ विशिष्ट ऊतकों, मेनी स्पेसिफिक टिश्यूज, ऊतकों में कोशिका विभाजन होता रहता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर लॉस्ट सेल के रिप्लेस, विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें, नई कोशिकाएं आ सकें। इट मीन्स ग्रोथ में सेल डिवीजन होगा ही होगा। एक बात कन्फर्म हमको हो गई कि जब किसी जीव के अंदर ग्रोथ हो रही है, किसी पार्ट के अंदर ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, उस पार्ट की सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रही है, डिवाइड कर रही है, डिवाइड होने के बाद वो अपने नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट कर रही है, वृद्धि कर रही है। आगे हम लोग बेटा ये टाइप वाला पॉइंट कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो हम लोगों ने 2 बेसिस पर डिस्कशन किया। फर्स्ट पोजीशन के बेस पर बात कर ली, सेकंड ड्यूरेशन के बेस पर बात कर ली। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट बना के नोट करेंगे, अलग से स्पेसिफिक पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर। वो पॉइंट क्या है कि अधिकांश, मैं लिख रहा हूँ फिर समझ लेंगे उस पॉइंट को यदि है तो वही बात। अधिकांश पादपों या उच्च पादपों लिख सकते हैं, हायर प्लांट्स, अधिकांश उच्च पादपों एवं जंतुओं में वृद्धि एवं जनन पारस्परिक विशिष्ट यानी पृथक पृथक घटनाएं हैं। वृद्धि अलग कंसेप्ट है और जनन अलग कंसेप्ट है। वृद्धि के अंदर तो बेटा भार में और संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन जनन के अंदर अपने जैसी संतति बनती है। तो दोनों कंसेप्ट अलग है ना, एक में तो वेट और संख्या बढ़ रही है, एक में अपनी जैसी संतति बना रहा है। तो अधिकांश हाइपर प्लांटों के अंदर और जो एनिमल होते हैं उनके अंदर वृद्धि और जनन एक दूसरे से विशिष्ट है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि वृद्धि है, जनन है, वो एक ही घटना होती है क्योंकि बाय सेल डिवीजन होता है। लेकिन ये पॉइंट हम लोगों को जरूर याद रखना है ना। तो ये हम लोगों ने बात की थी। आगे बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं
वो आप लोगों को नोट डाल के लिखनी है। अदर पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी के इस टॉपिक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट हैं। जब भी आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर पादप वृद्धि और हार्मोन एक चैप्टर्स आता है, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो है वो आप लोगों के पास आता है, वहाँ पर आप लोग डिस्कस करते हो। 12th के अंदर आप लोगों के पास जब चैप्टर आएगा, इकोलॉजी वाली यूनिट आएगी, उसमें जीव और समष्टि एक चैप्टर आता है, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर आप लोगों के पार्ट काम आएगा। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इसके अंदर अपन लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो हम लोग बात ये करते हैं बेटा कि जो वृद्धि होती है, एक कंसेप्ट है वृद्धि, ग्रोथ, और एक सजीवों का इस जैसा ही लक्षण होता है बेटा विकास, डेवलपमेंट। दो वर्ड आते हैं, एक आता है ग्रोथ और एक आता है डेवलपमेंट। दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? समझते हैं। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता, जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। लाइक जैसे कमरे में मकान सम्मिलित नहीं होता, मकान में कमरा सम्मिलित होता है। एक अपन कहते हैं ये मकान है, इसका मतलब उस मकान में कमरे हो सकते हैं, रूम हो सकते हैं ना। लेकिन ये कहनी ये रूम है तो ये थोड़ी कह सकते हैं इसमें मकान है, नहीं। वही कंसेप्ट आपके पास यहाँ पर निकल के आया बेटा कि वृद्धि के अंदर विकास सम्मिलित नहीं होता, विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित होती है। विकास और वृद्धि में हम बात करें तो वृद्धि केवल और केवल किसी जीव के अंदर होगी तो उसके शारीरिक पक्ष के अंदर होती है। हम लोग उसको शारीरिक देख सकते हैं, लेकिन विकास शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, अपन लोग देखते हैं ना, सामाजिकता बढ़ती जाती है, हर व्यक्ति सामाजिक होता जाता है। बच्चे जैसे जैसे आयु के साथ बड़े हो जाते फ्रेंड सर्किल बढ़ रही है, जैसे आप लोगों के बढ़ती है ना फ्रेंड सर्किल, तो फ्रेंड सर्किल बढ़ रही है, इसका मतलब सोशली रिलेशन मेंटेन हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप लोगों की जितनी एज बढ़ती जाती है, आपका सोशली रिलेशनशिप बढ़ता हुआ चला जाता है, या मेंटली इंक्रीजमेंट होता हुआ चला जाता है, IQ लेवल है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि हम लोग वातावरण से भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। अपने एटमोस्फेयर, जिस एटमोस्फेयर में रह रहे हैं उस एटमोस्फेयर से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो आपके विकास है। वृद्धि जो होती है बेटा, ये जो वृद्धि है इसको मापा नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी कह सकते नहीं आज मैं 120 ग्राम सामाजिक हूँ, नहीं ये इसके अंदर 150 ग्राम मानसिक उपलब्धता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। लेकिन वृद्धि में बोल सकते हैं कि आज सपोज करो मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, पहले मेरी हाइट 4 फुट थी, तो वो 4 से 5.7 इंच हुई है, तो इसका मतलब 1.7 इंच मेरे अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो उसको बता सकते हैं ना अपन लोग। मैं सपोज कह रहा हूँ कि किसी चीज़ के अंदर भार बढ़ा, वेट बढ़ा उसका, तो पहले वेट सपोज करो 500 ग्राम आ रहा है, अब उसका वेट आ रहा है 1 किलोग्राम, इसका मतलब 500 ग्राम उसके अंदर वेट इंक्रीज हुआ। इट मीन्स अपन लोग ये कह सकते हैं कि वृद्धि को माप सकते हैं। तो हम लोग यही कुछ कंसेप्ट है मेजरली जो समझने के लिए, बाकी डिफरेंस अदर भी होते हैं, लेकिन यहाँ मेन जो आपके बायोलॉजी के अंदर यूज होते हैं वो ये 2-3 पॉइंट है, वो याद रखना आप लोगों को। एक तो वृद्धि जो होती है बेटा केवल शारीरिक पक्ष में होती है, केवल शारीरिक पक्ष में होती है। ग्रोथ केवल किस में होगी बेटा, शारीरिक पक्ष के अंदर होती है। लेकिन यह शारीरिक मानसिक सामाजिक सोशल आदि पक्षों में होती है। इससे मापा जा सकता है
जबकि इसे मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता है। ये सम इम्पोर्टेंट इसके बारे में पॉइंट हैं। अब आपके पास बेटा समझ में आया कि ग्रोथ को माप सकते हैं, मेजरमेंट किया जा सकता है। तो मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई एपरेटस तो यूज करेंगे ना। जैसे वृद्धि को अपन लोग मान कर चलो अपन की लेंथ नापनी है तो मीटर स्केल ही तो आता है ना, मीटर से अपन लोग नाप सकते हैं उसको, जिसको आप लोग इंची टाइप बोलते हो, तो उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज करो किसी का वेट करना है तो वेट मशीन से उसका वेट बता सकते हैं। तो मेजर करने के लिए कोई ना कोई एपरेटस उपकरण यूज किया जाता है। तो सामान्यतः जिस उपकरण का हम लोग यूज करते हैं वो है वृद्धि मापी। वो कौन सा होता है? वृद्धि मापी। तो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा, वृद्धि मापी। नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना आप लोगों को वृद्धि मापी। लेकिन बहुत सिंपल हो गया, ये तो कॉमन वर्ड है, इस फॉर्म में नहीं पूछा था। वो आता है बेटा, अंग्रेजी टर्म होती है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर हिंदी में लिख के आया था ऑक्सेनोमीटर। तो ऑक्सेनोमीटर क्या है? वृद्धि को मापने वाला उपकरण। ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस यूज किया उसको ऑक्सेनोमीटर बोलते हैं बेटा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट था, नीट में आ चुका है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो हम लोग नोट के फॉर्म में लिखते हैं उनको बेटा। कोशिश की जा रही है कि नीट के अंदर आने वाले हर क्वेश्चन आप लोग कर सकें, इसलिए बहुत अच्छे से हम लोग डीप तक जा रहे हैं। समझने की कोशिश करना, कोई भी आपके प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से पुटअप कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे हैं वृद्धि से रिलेटेड, की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को प्रदर्शित भी किया जा सकता है, दर्शाया भी जा सकता है। दर्शाने के लिए हम उसको ग्राफ बना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखते होंगे ना आप लोग 10th तक ग्राफ पेपर बनाया होगा, फिजिक्स में भी आपके ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ के द्वारा किसी जीव के अंदर होने वाली वृद्धि को एक वक्र, जिस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको वृद्धि वक्र कहा जाता है। तो वृद्धि वक्र, वृद्धि वक्र। ग्रोथ कर्व क्या होते हैं बेटा? तो जनरली जो ग्रोथ कर्व होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो है जैविक विभव। जैविक विभव वृद्धि वक्र, अंग्रेजी में यूज करते हैं बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व। सेकंड आता है बेटा सिग्मॉइड वृद्धि वक्र, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। जैविक विभव वृद्धि वक्र जो हमको बेटा प्राप्त होता है वो होता है जे शेप का। कैसा होता है? जे आकार का प्राप्त होता है। याद रखना ये क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर। और सिग्मॉइड जो वृद्धि वक्र होता है, जब हम लोग एक्सिस पर उनको प्रदर्शित करेंगे तो हमको जो आकार प्रोड्यूस होके आता है वो लगभग कैसा आता है? एस आकार का है। तो सिग्मॉइड एस और जैविक विभव, जैविक में जे आ रहा है ना, जे जैविक, जे तो जे शेप का आता है। तो एक आइडिया है, यूनिक आइडिया है, उस आइडिया से आपको याद रखना। शेप बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों शेप याद रखनी है। आगे जब अपन लोग इसको एक्सिस पे अपन कह रहे हैं कि जब इनको ग्राफ पे प्रदर्शित करें, 2 अक्ष है, एक एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और एक वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। एक्स एक्सिस पे अपन लोगों ने सपोज करो टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर अपन लोगों ने ग्रोथ ले ली। तो जब अपन लोग इनके बिटवीन, टाइम और ग्रोथ के बिटवीन जब अपन लोग रिप्रेजेंट करें, तो यदि हम लोगों को इस तरह से ग्राफ प्रोड्यूस होके आए,
तो ये कौन सा है बेटा, जैविक विभव वृद्धि वक्र, क्योंकि ये लगभग जे शेप का प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम लोग बात करें कि ये टाइम एक्सिस है, ये ग्रोथ एक्सिस है, जब अपन लोग इस पर होने वाली वृद्धि को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें और सपोज करो हम लोगों को इस तरह से ये प्रोड्यूस होके आ रहा है, इट मीन्स ये जे एस शेप है, इसका मतलब सिग्मोइड वृद्धि वक्र है। अब चाहे वो जैविक विभव वृद्धि वक्र हो या वो आप लोगों की सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हो, वो टाइप के जो कर्व होते हैं वो जनरली उसके अंदर 3 प्रावस्थाएं आती हैं, लेकिन जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो सिग्मोइड में कई जगह आपको 5 फेस भी नजर आएंगी बेटा। लेकिन फिलहाल अपन लोग एक यूनिवर्सल बात करके चल रहे हैं, वहाँ अपन लोग फिर उस लेवल से बात करेंगे। तो 3 फेसेज होती हैं। फर्स्ट फेज जो होती है वो होती है प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था, दूसरी होती है चरघातांकी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी होती है अंतिम या स्थिर वृद्धि प्रावस्था। तो जो फर्स्ट फेज होती है तो अंग्रेजी टर्मों से आती है, फर्स्ट होती है लैग फेज, हिंदी में लिखा आ जाता है, आया हुआ क्वेश्चन भी है, लैग प्रावस्था, LAG लैग फेज। दूसरा आता है बेटा लॉग प्रावस्था, लॉग फेस। और थर्ड जो फेस आती है, धीरे धीरे वृद्धि जो होती है वो कम होती जाती है, जिसको अंतिम या स्थिर प्रावस्था बोल देते हैं, डिके फेस बोल देते हैं। सेम लाइक यहाँ पर भी होता है, ये फर्स्ट फेस लैग फेस हो गई, ये लॉग फेस हो गई, ये डिके या स्टेबल फेस हो जाती है, अंतिम या स्थिर वृद्धि प्रावस्था हो जाती है। प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था के अंदर बेटा धीमी गति से वृद्धि होती है, लेकिन चरघातांकी वृद्धि प्रावस्था जो लॉग फेस होती है उसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। जैसे सपोज करो आप लोगों के, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आप लोग किसी नई क्लास में आते हो या कोई नई टॉपिक आप लोग पढ़ना चालू करते हो तो पहले स्पीड स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग उस चीज़ के बारे में समझ जाते हो फिर ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर होती है कि प्लांट के पार्ट, एनिमल बीइंग के पार्टों के अंदर जो ग्रोथ होती है, बॉडी के ऑर्गन के अंदर जो ग्रोथ होती है इनिशिएशन स्टेज के अंदर लैग फेज के अंदर स्लो होती है, जबकि लॉग फेज के अंदर बहुत फास्टली होती है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर कमी आती है और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ ग्रोथ क्या हो जाती है, लगभग स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वृद्धि वक्र ग्रोथ कर्व डिस्कस किए हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से हम लोगों को ये ग्रोथ वाला जो आपके प्रॉपर्टी है सजीवों की वो याद रखनी है। तो इस तरह से आपके बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सजीवों की है वृद्धि, वो कंप्लीट होती है। आगे सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, नोट की है, वो क्या है बेटा आप लोगों के, कौन सी थी, याद करो, प्रजनन। सजीवों का दूसरा महत्वपूर्ण गुणधर्म प्रजनन जनन था, रिप्रोडक्शन। क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेटा रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है आप लोग सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज़ को, कहीं आप लोगों ने 8th में भी समझा होगा, 9th 10th में भी प्रजनन आया है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं वो यहाँ पर लोग बात कर सकते हैं। एक तो पहली चीज़ हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था कि वृद्धि और जो जनन है ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। जबकि उपापचय, कोशिकीय संगठन और जो चेतना कॉन्शियसनेस थी वो किसी जीव की क्या थी बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, उसके विशिष्ट लक्षण थे। विशिष्ट लक्षण और अविशिष्ट लक्षणों का मतलब क्या है, जब किसी लक्षण के कोई अपवाद हो, वो सार्वभौमिक नहीं हो तो नॉन डिफाइनिंग है, और जब उसके कोई अपवाद नहीं हो, यूनिवर्सल हो, तो वो कैसी है बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है बेटा ये निर्जीवों में तो नहीं होती, लेकिन कुछ जो सजीव हैं, अनेक ऐसे सजीव हैं जिनके अंदर जनन की क्षमता अभाव होता है। जैसे खच्चर, मुल्स होता है, तो खच्चर को संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन खच्चर से जो अपन लोगों ने प्रोजेनी बनाई,
खच्चर अपने आप में हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो अपने आप में जो बन के आई है प्रोजेनी, उस प्रोजेनी से फिर अपने आप में नई प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसमें ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाए, अपनी जैसी संतति बना पाए, तो वो नहीं कर पाता। ठीक ऐसे ही अनुर्वर क्या होता है, मानव होता है। स्टेराइल कपल, ह्यूमन कपल होते हैं कि उनके अंदर कई मेल फीमेल बॉडी के अंदर देखते हैं कि उनके अंदर क्या होती है बेटा, जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है वो एब्सेंट होती है। जैसे आप लोगों को देखते हैं ना हिजड़ा वगैरह जो अपन लोग देखते हैं, तो उनके अंदर ऐसा उसमें नहीं होता कि वो अपनी जैसी प्रोजेनी डेवलप कर पाए। आगे हम लोग बात करते हैं, वो बात क्या है बेटा कि वर्कर बी, श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ जो मक्खियाँ होती हैं, उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसलिए जो रिप्रोडक्शन होता है ये रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है। जनन का मतलब जनना, पैदा करने से है, तो एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसी संतति को, याद रखना है, अपने जैसे इट सेल्फ सिमिलर ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता, अपनी जैसी संतति बनाता है। अब अपनी जैसी में हो सकता है वो 100% सेम आए या कुछ उसके अंदर वेरिएशन आए। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि एसेक्सुअल हो रही है तो 100% सिमिलरिटी आ सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है तो उसके अंदर 100% सिमिलरिटी नहीं आती है। जैसे अपन लोग देखते हैं अपन के अंदर माता पिता में, अपन में, अपने भाई बहनों में कभी भी 100% सिमिलरिटी नहीं होती, कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। तो जनन के द्वारा जो अपने जैसी संतति बनती है वो बहुत अधिक एक दूसरे के नियरेस्ट समान हो सकती है या कुछ समान हो सकती हैं। वो डिपेंड, आपको बता देती, डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या वह ऑर्गेनिज्म किस टाइप से रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को। क्या वो अलैंगिक जनन के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है या लैंगिक जनन के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो जनन है, इस जनन के अंदर भी वृद्धि होती है और वृद्धि में भी जनन होता है। जैसे कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के द्वारा ही अपने आप में नई संतति का निर्माण कर देते हैं। तो ये चीज़ कुछ स्पेसिफिक बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर पहले नोट करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट करोगे, यह एक विशिष्ट गुणधर्म नहीं है। इट मीन्स नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि चाहो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आगे कारण भी, क्योंकि कुछ सजीवों में जैसे खच्चर, अनुर्वर, मानव, युगल, कपल्स, है ना, अंग्रेजी टर्म लिख सकते हैं, मुल्स, खच्चर को मूल बोलते हैं। ये स्टेराइल, अनुर्वर का मतलब हो गया स्टेराइल जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती, मानव यानी ह्यूमन, और युगल यानी कपल्स, कोमा बंद कामगार मधुमक्खियाँ, इट मीन्स वर्कर बीज में, क्योंकि कुछ सजीवों में
जनन की प्रक्रिया का अभाव होता है, यानी वो जनन नहीं करते हैं, अपनी जैसी संतति का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति जिसके द्वारा जीव अपनी समान संतति का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करें बेटा कि बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण जो करेक्टर आते हैं वो आपको बताया था ना जस्ट अभी आपके, कि बहुत ज़्यादा अपने जनकों के समान हो सकते हैं या कुछ भिन्नता हो सकती है, जिसके अभिलक्षण उसके माता पिता जिससे वो उत्पन्न हो रहा उसके माता पिता के समान होते हैं। कुछ या बहुत अधिक, है ना, समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन के अंदर, तो क्या नोट करना बेटा आप लोगों को, अब यूनिसेलुलर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एक कोशिकीय जीवों जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में आते हैं, सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो जैसे शैवाल, एक कोशिकीय जो शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल ब्लू ग्रीन वगैरह होती है, नीला शैवाल, साइनो जीवाणु जो होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल या जो जीवाणु है बैक्टीरिया जीवाणु बैक्टीरिया, अथवा जो अमीबा होता है इसमें अमरता की क्षमता पाई जाती है, वो भी यूनिसेलुलर होता है। अमीबा आदि में कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही, आदि में कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही जनन है। इट मीन्स अपने आप में बेटा वो क्या करता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, उसमें सेल डिवीजन होता है इनमें, और सेल डिवीजन से वो अपने नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर में मल्टीप्लाई करना मतलब ग्रोथ हो रही है, तो वही बात हम लोग करें, यूनिसेलुलर में ग्रोथ अपने आप में हो रही है, इट मीन्स वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, वरना ही क्या है, जनन है। अर्थात आगे मैं लिख रहा हूं इसी में कंटिन्यू, अर्थात एक कोशिकीय जीवों में, अर्थात एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं जनन
वृद्धि एवं जनन एक दूसरे के पर्यायवाची सिनोनिम अथवा समान होते हैं। चाहे वृद्धि का हो चाहे जनन का हो, वो ये यूनिसेलुलर में एक ही होती है। जैसे कहते हैं ना, चाहे भगवान का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, सबका मतलब एक ही है ना। तो सेम ऐसे ही है, चाहे ग्रोथ बोलो यूनिसेलुलर में, चाहे रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों का मीन्स एक ही होता है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची, आकाश के, कहीं के आप लोगों ने पर्यायवाची पढ़े तो उनमें का अर्थ एक ही तो होता है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी अपने आप में रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन भी अपने आप में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हम लोग बात क्या कर रहे हैं बेटा, कि निर्जीवों में कभी ग्रोथ नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी भी निर्जीव में जनन नहीं होता है। अर्थात क्या बात हुई, निर्जीव जनन नहीं दर्शाते हैं। आगे बेटा जिस प्रकार से हम लोगों ने वृद्धि के प्रकारों की बात की, ठीक इसी प्रकार से हम लोग जनन के प्रकार की बात करते हैं। कि जब आप लोग इस पार्ट को डिस्कस करोगे तो अंदर, उसके अंदर आपके पास एनसीईआरटी का जब ये टॉपिक रीड करना, आप लोग सेकंड पेज नंबर पे दिया हुआ है प्रजनन, तो जब आप लोग वो रीड करोगे तो उसके अंदर आपको ये पार्ट नजर आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे, प्रजनन के प्रकार, है ना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट प्रजनन के प्रकार। तो सामान्यतः बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का जनन होता है जीवों के अंदर, सजीवों के अंदर। पहला होता है अलैंगिक जनन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट टाइप होगा अलैंगिक जनन, और दूसरा प्रकार का होगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, और ये जनन आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आप लोग 3rd चैप्टर जब प्लांट किंगडम डिस्कस करोगे, एनिमल किंगडम जब आप लोगों के 4th चैप्टर डिस्कस करोगे, या आप लोग 12th की पूरी फर्स्ट यूनिट जो आपके रिप्रोडक्शन के ऊपर, जनन के ऊपर याद आधारित है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के, तो अच्छे से समझना है बेटा आपको। तो क्या है फर्स्ट अलैंगिक जनन, फर्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग इसके अंदर, सब हेडिंग अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है अलैंगिक जनन, जब जनन किसी जीव के अंदर पाई जाने वाली अलैंगिक रचनाओं के द्वारा संपन्न होता है। जब जनन की प्रक्रिया अलैंगिक रचनाओं के द्वारा संपन्न होती है तो उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। अर्थात दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा जनन जो बिना युग्मक निर्माण के, बिना युग्मकों के संलयन के, और युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9-10 तक। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या है, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया है। तो बिना निषेचन के, अर्थात बिना युग्मकों के संलयन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के जो जनन होता है उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो क्या लिखें अपन लोग, अलैंगिक जनन क्या होगा, ऐसा जनन जो अलैंगिक रचनाओं के द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक रचनाओं के द्वारा क्या होता है बेटा, संपन्न होता है। अथवा करके दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, जब जनन की प्रक्रिया युग्मकों के निर्माण, जब जनन की प्रक्रिया बिना, सॉरी यहाँ पर एक सब और ऐड कर दो, बिना युग्मकों के निर्माण कौमा बिना युग्मकों के संलयन, यानी जिसको अपन लोग निषेचन भी बोला था, निषेचन फर्टिलाइजेशन,
एवं अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होती हैं, कि संपन्न होती हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन किसी जीव के अंदर होगा, किसी सजीव के अंदर होगा, तो वो कई विधियों के द्वारा हो सकता है। जैसे बीजाणुओं के द्वारा, कई पादप प्रजाति पादप प्रजातियों के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। विखंडन के द्वारा पादपों में भी हो सकता है, जंतुओं में भी होता है। मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, यीस्ट के अंदर, आप लोगों के कवकों के अंदर होता है, या हाइड्रा के अंदर, एनिमल हाइड्रा है, उस हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। या पुनरुद्भवन भी अलैंगिक जनन की विधि होती है। जैसे जो छिपकली होती है उसकी पूंछ कट जाती है, वापस से पूंछ आ जाती है, तो ये पुनरुद्भवन है। तो अलैंगिक जनन अनेक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके यहाँ दी हुई है एनसीईआरटी के इस चैप्टर के फर्स्ट में, तो वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो अलैंगिक जनन की फर्स्ट मेथड है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा। अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा वाई एसेक्सुअल स्पोर्स। बीजाणु तो बाय अलैंगिक स्पोर्स बेटा जो बीजाणु बनते हैं वो सामान्यतः शैवालों के अंदर, कवकों के अंदर बनते हैं। विभिन्न प्रकार के बीजाणु पढ़ोगे जब आप लोग पादप जगत पढ़ोगे तब, कि चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, एकाइनेट्स, कॉनिडिया, ऑइडिया, डिफरेंट टाइप के बीजाणुओं का निर्माण होता है पादपों के अंदर, और वो बीजाणु अलैंगिक जनन के साधन होते हैं। तो अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा जो जनन होता है वो सामान्यतः शैवालों में और कवकों में होता है। तो ये याद रखना आप लोगों को इस तरह से, क्योंकि यहाँ से कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट पे, कि वन साइड आपको स्ट्रक्चर का नेम दे दे और एग्जाम्पल उधर दे दे, मैच करवा सकता है किसके साथ, या करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करवा सकता है या इनकरेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करवा सकता है। सेकंड जो हम लोग बात करें वो है आप लोगों के बेटा मुकुलन के द्वारा जीव शरीर के ऊपर एक अतिवृद्धि बनती है। क्या होगा डीपली हम लोग आगे बात करेंगे मुकुलन द्वारा, वाई वर्डिंग, क्योंकि बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा यदि इस टॉपिक से फिर आउट बढ़ जाना पड़ेगा, इसलिए केवल बेसिक थीम अपन लोग यहाँ समझेंगे इस पार्ट की। तो मुकुलन के द्वारा, तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो एक तो बेटा होता है आपके यीस्ट में। यीस्ट एक प्रकार के कवक हैं, यीस्ट में सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी 12th के एनसीईआरटी की 3rd यूनिट में काम आएगा किण्वन की क्रिया में ना, यीस्ट में, और एक होता है हाइड्रा में। तो ये मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। थर्ड जो विधि होती है वो आपके विखंडन द्वारा। थर्ड मेथड क्या है? विखंडन द्वारा, वाई फ्रेगमेंटेशन। विखंडन के द्वारा, तो बेटा विखंडन के द्वारा जो होगा वो सामान्यतः जो तंतुवत शैवाल होते हैं, फिलामेंटस जो एल्गी होती हैं, तंतुवत शैवाल जो होते हैं उनके अंदर, कवकों में, और जो मॉस होते हैं ब्रायोफाइट पादप, तो मॉस पादपों का प्रोटोनिमा। ब्रायोफाइट पढ़ोगे प्लांट किंगडम में जब आपके पास समझ में आएगा बट प्रोटोनिमा क्या है। तो मॉस ब्रायोफाइट पादप होते हैं, तो ब्रायोफाइट पादपों के अंदर भी प्रोटोनिमा बनता है। वो प्रोटोनिमा टूटेगा, उससे छोटे छोटे खंडों में टूटेगा, उससे नए ब्रायोफाइट पादप उस जैसी संतति का निर्माण हो जाता है। तो विखंडन विधि तंतुवत शैवालों के अंदर, कवकों में और मॉस पादपों के अंदर संपन्न होती है। अगला लास्ट हम लोग बात करते हैं तो वो है आप लोगों के बेटा सत्य
पुनरुद्ध भवन, जिसको पुनर्जनन भी बोल सकते हैं, ट्रू रीजनरेशन। तो पुनरुद्ध भवन जो होता है बेटा, पुनरुद्ध भवन में होता क्या है कि ये कोई जीव शरीर है, इस जीव शरीर से किसी भाग, क्षतिग्रस्त भाग कट जाता, उस क्षतिग्रस्त भाग के स्थान पर दूसरे भाग का निर्माण हो जाता है। समझाया था आपको, जैसे छिपकली की पूंछ सेपरेट हो जाती है वापस से उसकी बॉडी के ऊपर, उस क्षतिग्रस्त भाग के स्थान पर नए अंग का निर्माण हो जाता है। तो सामान्यतः इस प्रकार की जो क्रिया है, यह क्षमता है प्लेनेरिया छिपकली और जो स्टारफिश वगैरह होती हैं उनके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। तो ये अलैंगिक जनन की कुछ मेथड हैं। नेक्स्ट आपके सेकंड टाइप रिप्रोडक्शन कौन सा आता है बेटा, वो है आप लोगों के लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्ट अपोजिट ये है कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस लैंगिक रचनाओं के द्वारा हो, जब जनन की क्रिया क्या हो, लैंगिक रचनाओं के द्वारा संपन्न हो, तो उसको कहा जाता है बेटा लैंगिक जनन। अर्थात जब जनन युग्मकों के निर्माण के द्वारा, युग्मकों के संलयन के द्वारा यानी निषेचन क्रिया के द्वारा और अर्धसूत्री विभाजन की उपस्थिति में, क्योंकि युग्मकों का निर्माण मियोसिस के थ्रू ही होता है, तो इनके उपस्थिति में होता है, तो उसको कहा जाता है लैंगिक जनन। जब जनन की प्रक्रिया युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन यानी निषेचन एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हो, तो उसे लैंगिक जनन बोलते हैं। लैंगिक जनन में बेटा डिफरेंट मेथड आते हैं, वो मेथड आपके यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ आपके आएगा। लैंगिक जनन की भी कई मेथड होती हैं, जिनको अपन लोग कुछ मेथड के नेम यहाँ नोट कर सकते हैं, जैसे समयुग्मन, असमयुग्मन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और विषम युग्मन, पूगेमस टाइप मेथड आगे डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम में सारी ब्रीफली। आगे संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, और भी देखें तो आपके जीव द्रव्य संलयन, तो आदि ये लैंगिक जनन की कुछ क्या हैं, विधियां हैं। तो इस तरह से बेटा आप लोगों के जो जनन सजीवता का दूसरा गुणधर्म है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।